नमस्कार दोस्तों, फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे और एकदम जीवन में मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 21 मई 2023 को प्रीलिम्स 2022 परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो इसी परीक्षा को लेकर हमारे सभी मित्रों के दिमाग में कई प्रकार के डाउट आ रहे हैं, बहुत सारी प्रकार की चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रकार के प्रश्न हैं कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम कितने टाइम में चीज़ें कवर कर पाएंगे, सिलेबस ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सिलेक्शन के चांसेस हमारे पास कितने हैं, सिलेक्शन के चांसेस हैं कि नहीं हैं, पोस्टों का क्या होगा, 2022 का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस सेशन के माध्यम से या एक विशेष रणनीतिक सत्र के माध्यम से हम आपकी इन सारी प्रकार की दिमागी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ये जो एक सेशन हो रहा है ये सभी प्रकार के एस्पिरेंट के लिए उपयोगी है, चाहे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो या चाहे कोई सीनियर प्लेयर हो कि जो 4 या 5 अटेम्प्ट दे चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जब भी हम दोस्तों शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के में हमेशा एक अच्छे गुरु, एक अच्छे टीचर के कोटेशन से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो इसी शुरुआत में हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले शिक्षा के लिए कुछ बातें जानते हैं अरस्तु के शब्दों में। तो जब भी हम अरस्तु या अरिस्टोटल का नाम लेते हैं तो एक बहुत बड़े दार्शनिक शिक्षक इन्हें माना जाता है। तो ये कहते हैं, एजुकेटिंग द माइंड्स विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी आदमी के दिमाग को आप पढ़ाते हो तो वो बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के दिल को पढ़ाते हो तो उसे जीवन भर सारी चीज़ें याद रहती हैं और वो जीवन भर सारी चीज़ों को लिंक कर पाता है। तो जो भी मेरे साथी मुझे जानते होंगे सभी को पता है, मैंने हमेशा एक ही प्रयास किया है कि शिक्षा आपके दिमाग की ना हो, शिक्षा आपके दिल की हो, ताकि जो भी मेरी बातें रहें, जो भी मेरे पढ़ाने का तरीका रहे, सब चीज़ें आपके दिल में जाके बस जाएं, ताकि जब भी आप रिवाइज करने जाएं, जब भी आप रिकॉल करने जाएं, चीज़ें बहुत आसानी से आपके दिमाग में जाती जाएं। तो आज दोस्तों हम जिन जिन बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रीलिम्स 2022 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या प्रीलिम्स 2022 के लिए हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए दिमाग में। सेकंड चीज़ पे हम आएंगे पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब तक आपको ये ना पता हो कि आपका दुश्मन कितना मजबूत है तब तक आप अपनी तैयारियां कभी भी नहीं कर सकते हैं। कि किसी ने यदि नाम सुना हो, एक काफ़ी फेमस किताब है चाइनीज ऑथर से सुन तजू, उन्होंने किताब लिखी आर्ट ऑफ वॉर। तो उसमें वो बोलते हैं कि यदि मुझे युद्ध पर जाना होगा और मेरे लिए यदि तैयारी करने के लिए 10 महीने का समय है तो मैं 9 महीने अपने दुश्मन की युद्ध रणनीति को समझूंगा और लास्ट के 1 महीने में उसके अनुसार अपना अभ्यास करूंगा। ठीक है दोस्तों। सबसे थर्ड नंबर पे आती चीज़ कि बुक्स के बारे में, और जहाँ तक मैं मानता हूँ अधिकतर विद्यार्थी इसी बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं, कितनी किताबें पढ़नी हैं, कितनी किताबें नहीं पढ़नी हैं, किस प्रोपोर्शन में किताबें पढ़नी हैं, एक टॉपिक के लिए कितनी किताबें रेफर करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ना हमें दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि हम ना यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आए हैं, ना कि बुक्स कलेक्टर बनने के लिए। और ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है काफ़ी मित्रों से बातचीत करने के बाद कि जितने ज़्यादा आप बुक्स कलेक्टर की तरफ बढ़ते जाते हो या फिर नोट्स कलेक्टर की तरफ बढ़ते जाते हो, उतने आप डिप्टी कलेक्टर से दूर होते जाते हो। अगली चीज़ हम देखेंगे जो सभी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अधिकतर लोगों के साथ यही होता है, डेली सुबह सोकर उठते हैं, रात को फिर सो जाते हैं और बस वही प्लान चलता रहता है और बढ़िया सा एक प्लान बनता जाता है, आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है। लेकिन जब उस चीज़ को हम वास्तविकता में जाके देखते हैं तो फॉलो होने वाली चीज़ें हमारे पास बहुत कमी होती हैं। उसके बाद अगली चीज़ हम देखेंगे टेस्ट सीरीज को लेकर कि कितने टेस्ट देने चाहिए, किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट देने चाहिए कि टेस्ट नहीं देने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि क्लासेस की आवश्यकता है कि नहीं है, प्री के लिए हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए क्या, प्री के लिए हमें किसी का गाइडेंस आवश्यक है क्या।
और सबसे लास्ट में हम देखेंगे जो हमेशा अनछुआ पहलू होता है हर व्यक्ति के जीवन में, वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। होता क्या है दोस्तों कि इस पीएससी की परीक्षा में ना सिर्फ वही आदमी अपना दर्द समझ पाता है जो खुद इस दर्द से गुजर रहा हो। और जब भी हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो जीवन का अपना दुखड़ा लेके बैठ जाते हैं, तो हमें कभी इसका समाधान मिल ही नहीं पाता है। घर वालों से हम ऐसे मुद्दों पर बात कर नहीं पाते हैं। समस्या क्या होती है कि थोड़े से मुद्दे ज्वलनशील हो जाते हैं। कहीं ना कहीं घर वालों को ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रेस की बातें कर रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि इसका पढ़ाई पे मन ना लग रहा हो, ऐसा तो नहीं ये रास्ते से भटक गया हो। तो आज के इस सत्र में हम आपके इन सारे के सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो का ड्यूरेशन लगभग 40 मिनट से लेकर 50 मिनट या 1 घंटे के आसपास भी जा सकता है। तो इसलिए मेरी आप लोग के लिए एक एडवाइस है, बढ़िया पेशेंस बनाए रहें, संयम धैर्य के साथ बैठें ताकि आपके भले की अधिकतम चीज़ें आपके पास पहुंचती जाएं। तो सबसे पहले साथियों हम आते हैं कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, ये हमें प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को किस प्रकार से बनाना है। तो उसके पहले हमें एक डिटेल्ड डिमांड समझना जरूरी है। आप ही लोग सोचिए कि आप मार्केट में जाते हैं और आपके लिए ना एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, तो सबके पास एक बजट होता है। 25,000 रुपये बजट है, 10,000 रुपये बजट है, 1 लाख रुपये बजट है। देखिए ये कहीं ना कहीं दिमाग में तो रहता है कि आईफोन जाके खरीदना है, लेकिन बात किससे चालू होती है? अपने बजट से चालू होती है। सिमिलर बेसिस पे ना हमें ये जानना जरूरी है कि पीएससी ना हमसे कितना नॉलेज डिमांड कर रही है। किसी भी सब्जेक्ट का पीएससी हमसे कितना नॉलेज डिमांड कर रही है। पढ़ने के लिए तो संसार में अथाई चीज़ें हैं। हम 100 टॉपिक पढ़ सकते हैं, 200 टॉपिक पढ़ सकते हैं, 300 टॉपिक पढ़ सकते हैं, 50 किताबों से पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि उन्होंने 50 किताबों से पढ़ रहे हैं तो उनकी हमारे लिए कोई यूटिलिटी है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात हमारे लिए यहाँ पे ये हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ को हमें अंतर समझना है कि ना 2 चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पहला एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नॉलेज, और सेकंड चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। यदि हमने इन दोनों का अंतर आज समझ लिया तो हम ना प्रीलिम्स में कितना पढ़ना है उसको बहुत आराम से समझ जाएंगे। जैसे कि हम एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य किस दिशा से उगता है, या सन राइजेस फ्रॉम द विच डायरेक्शन। सभी को उत्तर पता है, ईस्ट या पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सन पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है, तो इसके लिए क्या होगा? हमारे लिए बेसिकली रोटेशन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा अर्थ का। हमारे लिए देखना पड़ेगा कि कुछ प्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं, कुछ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं, तब हम इसके बारे में बता पाएंगे। अब आप ही सोचिए कि जब भी हम मेंस में जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा आता है कि सूर्य पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है, वाई सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन ओनली। तो उसके लिए हमारे लिए चाहिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज। लेकिन जब भी हम प्री में जाते हैं तो वहाँ पे बस इतना ही लिखा रहता है सूर्य किस दिशा से उग रहा है, और 4 ऑप्शन लिखे होंगे A, B, C, D। इसका मतलब क्या है कि हम आ चुके हैं इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक पर। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें प्रीलिम्स में सफल होना है या हमें प्री को बहुत आराम से पास करना है तो हमें कहाँ पे आकर रुक जाना है? हर चीज़ों की इंफॉर्मेशन पर। कहानी जानने के लिए अच्छा होता है कि हम नॉलेज पर जाएं, लेकिन अधिकतर प्रीलिम्स एग्जाम आपका इंफॉर्मेशन पर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ना क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते जाते हैं और उनके हम आंसर तक पहुंचते जाते हैं। तो एक चीज़ हमारे लिए क्लियर हो चुकी है कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इन्फॉर्मेशन। अब जब हम इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन के लिए एक ही तरीका होता है, वो क्या होता है? अध्ययन किया जाए। हम जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हम जितनी ज़्यादा बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? रिवाइज। क्योंकि मैं ऑलरेडी आप सभी से पहले बोल चुका हूँ कि हमारे लिए ना बुक्स कलेक्टर नहीं बनना है, हमें बनना है डिप्टी कलेक्टर। तो 50 किताबों से एक एक चीज़ पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब को 50 बार पढ़ा जाए। जितने मल्टीपल टाइम्स हम रिवीजन करते हैं उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए क्लियर होती जाती हैं। तो हमारे लिए क्या करना है? इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ों को सबसे पहले थॉरोली स्टडी और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। फिर हम आते हैं सेकेंड चीज़ पे।
जिस पे ना हर कोई आदमी मात खा जाता है, और वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस। कि पढ़ तो हमने सब लिया है, अब लेकिन डर ये है ना कि परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, और यदि परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या करेंगे। आप ही लोग सोचिए कि आप प्री का पेपर देने गए हैं और सबको पता होगा ए से लेके डी तक टोटल 4 सेट आते हैं। अब मान के चलिए कि आपके लिए सेट नंबर बी आ गया है, और सेट नंबर बी में 1 से लेके 10 तक जो प्रश्न थे वो एकदम टफ लेवल वाले क्वेश्चन थे, और आप पे सिर्फ 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर ही बने हैं जिसको आप 100% कन्फर्म तरीके से बोल सकते हो कि ये सही होंगे। अब आप ही बताइए, जब आपने खुद ही दिमाग में लगा लिया है कि 10 में से 3 प्रश्न मुझ पे बने हैं, मेरा स्ट्राइक रेट 30% चल रहा है, पेपर का कट ऑफ जाना है लगभग 80% के आसपास, तो अब मेरे लिए बाकी पेपर देने का मतलब है कि नहीं है कि बस यहीं से तालियां बजा के पेपर को फाड़ के घर चला जाऊं। तो अब इसके लिए क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस अपने आप पे चाहिए। वो कॉन्फिडेंस क्या चाहिए कि हर पेपर का ना एक सेट करने का लेवल होता है, कि हर पेपर में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी लेवल के, कुछ मॉडरेट लेवल के और कुछ टफ लेवल के। तो हम अपने आप को समझाएं कि जो हमारा पेपर है ना वो हमें टफ लेवल वाले क्वेश्चंस पहले आए हैं, मतलब अभी आगे ना धीरे धीरे हमारे लिए इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। कि हम क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 51 पे जा सकते हैं, या पेपर को उल्टा सॉल्व करना चालू कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली 100 पेज से पेपर को सॉल्व करेंगे। अब लेकिन वो चीज़ हमारे लिए किससे आता है, कॉन्फिडेंस से। और कॉन्फिडेंस किससे आता है, जितने ज़्यादा हम क्या सॉल्व करेंगे टेस्ट, या जितने ज़्यादा हम क्या लगाएंगे क्वेश्चंस। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं या जितने ज़्यादा हम टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए ना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने प्री का एग्जाम देने के पहले 10 FLT लगाए होंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। उसके लिए पता होता है कि हाँ भाई, मेरे एवरेज नंबर हर FLT में 70 से 80 के बीच में आ रहे थे, मतलब इसमें भी मैं कहीं 70 के आसपास तो हूँ। यदि मुझे अभी कठिन क्वेश्चन बन रहे हैं या मुझे अभी 10 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बने हैं, 7 नहीं बने हैं, तो कोई डर वाली बात नहीं है, अगले 10 में से मुझे 10 बनने वाले होंगे। तो ये कॉन्फिडेंस हमारे लिए कहाँ से आएगा, जितने ज़्यादा हम टेस्ट सॉल्व करेंगे और जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्री के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जितना ज़्यादा हमारे लिए पढ़ना है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। सबसे लास्ट में जो चीज़ हमारे लिए प्री के लिए काम में आती है, तो कुछ लोग इसे बोलते हैं किस्मत, कुछ लोग बोलते हैं लक, और कुछ लोग बोलते हैं कि दिन खराब था। और बाकी सामान्य बोलचाल में आपने दोस्तों से सुना होगा कि भाई 2 नंबर से रह गया। इवन कई लोग तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, आप मार्केट में जाके ढूंढिए कि आप उनसे पूछेंगे कि 2022 के प्री में उनके नंबर कितने आएंगे, तो उनके पास में एक बहुत बेस्ट आंसर होगा। वो क्या बोलेंगे कि जब भी रिजल्ट आएगा मैं 2 नंबर से रुक जाऊंगा। उनको अपने आप पे इतना भरोसा है। तो अब इस चीज़ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो मैं उसी बात में भरोसा रखने वाला हूँ कि किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत करते जाइए, किस्मत अपना साथ देती जाएगी, और बनना मंदिर तो बन जाते ही हैं। थोड़ा भगवान पे भरोसा रखिए, थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखिए, सारी चीज़ें भगवान व्यवस्थित कर ही देता है कहीं ना कहीं। चलिए, अब हमारे लिए हमने बताया था कि जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है हमारे लिए क्या, पास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि पीएससी कितने क्वेश्चन पूछने वाली है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछने वाली है, सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, तब तक ना चीज़ें हमारे लिए रिकॉल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हम पास्ट ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करें। कि जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपके लिए बताते हैं कि 2021 का पेपर था ये, ठीक है। अब 21 के पेपर में मैं सेट ए को डिस्कस कर रहा हूं अभी। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, यहाँ पे हमारे लिए मैच करना है। एक तरफ दी हुई हमारे लिए ट्रिब्यूटरीज और दूसरी तरफ दी हुई इनकी मदर रिवर। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया बेतवा, जो भी आयोग के लिए पढ़ रहा है बहुत आसानी से इसका आंसर जानता है। दूसरी दी हुई छिप्रा, तीसरी वैनगंगा, चौथी रिवर तवा। तो अब सोचिए इस क्वेश्चन का लेवल क्या था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। सेकंड चीज़, हमें ये यहाँ पर देखना है कि किस यूनिट से पूछा गया है।
तो जैसे ही हमने इसको देखा है तो हमें समझ में आया ये यूनिट 3 से पूछा गया क्वेश्चन है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा इजी था। सिमिलर बेसिस पे अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब जब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि एमपी के क्लाइमेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब पहला स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कर्क रेखा से प्रभावित होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, अब धीरे धीरे हम जब स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं तो हम लोग ना पीएससी की पढ़ाई में एडॉप्ट हो चुके हैं सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए, लेकिन ये मिल चुका है 4 लाइन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं है, बट जो हमारे लिए टाइम फ्रेम है या जिस अप्रोच के साथ हम काम करते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है साथियों, टफ हो जाता है। सिमिलर बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है, फास्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जनरली हम पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं कि ये ना थोड़ा सा डेप्थ लेवल नॉलेज हो जाता है। अब लूसेंट के लिए यदि हम पढ़ते हैं तो लूसेंट में n नंबर ऑफ फैक्ट हो जाते हैं जिसको रिकॉल करना ना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इसको अपन टफ क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन कि किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है। अब ये ना करंट अफेयर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया है। अब जब हम एमपी के करंट अफेयर के हिसाब से देखते हैं ना तो हमारे लिए सामान्यतः वही क्वेश्चन मिलते हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित होते हैं। अब लेकिन ये भारत से संबंधित क्वेश्चन आ चुका था तो जिसका लेवल हमारे करंट अफेयर के हिसाब से थोड़ा सा क्या था, टफ था दोस्तों। तो इस एनालिसिस को अपन यदि बिल्कुल एक डिटेल्ड के फॉर्म में समझें तो हमारे लिए ना कुछ चीज़ें अभी हम देखेंगे जो हमारे लिए इसके बारे में चीज़ें बताती जाएगी। अब हमारे दिमाग पे ना एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि आयोग ने अपना सिलेबस दिया है, उसमें टोटल यूनिट कितनी है, 10 है। प्री में क्वेश्चन टोटल कितने आते हैं, 100 आते हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। तो हमें इसी तथ्य को सबसे पहले जानना जरूरी है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इस चीज़ को भी एनालाइज करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए, ये 2021 का पेपर का सेट ए है जिसका मैंने कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है। अब हमारे लिए ना जब भी क्वेश्चन आते हैं ना उसको हम 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लेवल होता है इजी लेवल, सेकंड लेवल होता है मॉडरेट लेवल, थर्ड लेवल क्या होता है, टफ लेवल। अब यदि हम इजी लेवल क्वेश्चन की बात करें तो इनका मतलब क्या है कि यदि हम नींद में भी सो रहे हों और कोई आदमी धक्का दे के उठाए और बोले भाई इसका आंसर बताओ, तो हमें ना नींद में भी इनके आंसर बनने चाहिए। इनके आंसर यदि हम गलत कर रहे हैं ना तो आप यकीन मानिए और अपने आप पे 100% भरोसा रखिए, आपका प्री नहीं निकलने वाला है। जबकि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो बात अलग है, अदरवाइज प्री नहीं निकलने वाला है। तो ये क्वेश्चन हमें 100% सही करने हैं और जो सामान्यतः सही हो ही जाते हैं। सेकेंड लेवल पे आते हैं हमारे मॉडरेट वाले क्वेश्चन। तो मॉडरेट क्वेश्चन के साथ क्या होता है कि यदि हमने चीज़ों को बार बार पढ़ा है और उससे ज़्यादा जरूरी बार बार रिवाइज किया है तो हमें कंफ्यूजिंग वाले फैक्ट क्लियर हो जाते हैं और वो हमारे आ जाते हैं मॉडरेट सीरीज वाले क्वेश्चन में। अब जब हम सबसे लास्ट में आते हैं तो हमारे पास आते हैं टफ क्वेश्चंस। तो टफ क्वेश्चंस वो होते हैं जो वाकई में उस दिन आपकी किस्मत पर निर्भर करते हैं। अभी 23 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो जिसका दिन अच्छा है उस पर बन जाएंगे, जिसका दिन अच्छा नहीं उस पर नहीं बनने वाले हैं। हाँ, हम ऐसे इक्का दुक्का लोग मान सकते हैं जो 10,000 में से एक होते हैं जो अपने आप में इतने इंटेलिजेंट होते हैं जिन पर इनके क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी अधिकतम वही लोग होते हैं जो प्री का पेपर दे के बाहर निकलते हैं, फिर गूगल पर सर्च करते हैं और सब दोस्तों को बताते हैं कि अच्छा इसका आंसर भी नहीं पता था, इसका आंसर तो बच्चों को ही पता है, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो यदि अपन देखें दोस्तों तो ये 46 और ये क्वेश्चन कितने हैं 31, मतलब इजी और मॉडरेट क्वेश्चन कितने थे 77, टफ क्वेश्चन कितने थे 23, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया हमारे लिए 77। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे यहाँ प्री का कट ऑफ डिसाइड हो जाता है वो किसके बेसिस पर डिसाइड हो जाता है, हमारे
इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस के बेसिस पे है कि यदि हम इजी क्वेश्चंस पूरे सही कर रहे हैं, हम मॉडरेट क्वेश्चंस पूरे सही कर रहे हैं, तो ऐसी एक भी संभावना नहीं है हमारे पास कि हमारा प्री का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब हम यहाँ पे यूनिट वाइज एनालिसिस पे आते हैं। तो यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन आए थे? 10 क्वेश्चन आए थे। यूनिट 2 से कितने क्वेश्चन आए थे? 10 क्वेश्चन। यूनिट 3 11 क्वेश्चन। यूनिट 4 11 क्वेश्चन। यूनिट 5 11 क्वेश्चन। यूनिट 6 पे आते हैं पॉलिटी में, तो 14 क्वेश्चन आ चुके हैं। यूनिट 7 पे आते हैं 8 क्वेश्चन थे। यूनिट 8 पे आते हैं करंट अफेयर में, तो सिर्फ 7 क्वेश्चन थे। यूनिट 9 पे आते हैं तो 9 क्वेश्चन थे। यूनिट 10 पे आते हैं तो यहाँ भी 9 क्वेश्चन थे। रीजन क्या हो जाता है कि कभी ना यूनिट 6, यूनिट 5 और यूनिट 10 के क्वेश्चंस आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज समझ में आ चुकी है कि कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि इक्वल 10 क्वेश्चन आ रहे हों। एक चीज दिमाग में हमें क्लियर हो चुकी है। चलिए, अब हमें अगली चीज ये समझना है कि किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा है और किसके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। तो हम जैसे ही यूनिट 1 में आते हैं, सभी दोस्तों को पता होगा यूनिट 1 क्या होती है? एमपी की हिस्ट्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन आए हुए थे वो 10 क्वेश्चन आए हुए थे और 10 क्वेश्चनों में से टफ क्वेश्चन सिर्फ क्या था? एक ही था। मतलब 9 क्वेश्चन सही होने की 100% पॉसिबिलिटी थी। हम यूनिट 2 में आते हैं और इंडियन हिस्ट्री चालू हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं टफ क्वेश्चन क्या था? सिर्फ 3 क्वेश्चन टफ थे, बाकी 7 क्वेश्चन बहुत सिंपल और मॉडरेट लेवल के थे। जब हम यूनिट 3 पे आते हैं, फिर हम यहाँ पे देखते हैं एमपी की जियोग्राफी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे टफ थे, 8 क्वेश्चन क्या थे? सिंपल थे। यूनिट 4 पे आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे टफ क्वेश्चन कितने थे? सिर्फ 3 ही थे। इजी क्वेश्चन कितने हैं? 7 है। यूनिट 5 पे आते हैं और हम देखते हैं तो टफ क्वेश्चन यहाँ पे कितने थे? 4 और सिंपल क्वेश्चन क्या थे? 6। इस एनालिसिस से हमें क्या समझ में आया दोस्तों कि एमपी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्यतः ना बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और यदि हम एमपी के क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो आप ये मानिए सिलेक्शन के चांसेस हम माइनस में लेके जाते जा रहे हैं अपने। इसका मतलब क्या है कि हमें ना एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और वो चीज़ क्या है कि हमारे एमपी के क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप सोचिए कि जब भी आप इंडियन जियोग्राफी को पढ़ते हैं आपके लिए लूसेंट प्लस लक्ष्मीकांत उठानी पड़ती है। इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत सारी किताबें उठानी पड़ती हैं, लेकिन जैसे हम एमपी पे आते हैं तो एक सिंगल किताब से हमारा सारा काम हो जाता है। तो जो हमारा पहला फोकस होना चाहिए, अब वो हमारे लिए क्या बता रहा है? कौन सा टॉपिक होना चाहिए? एमपी। इसी प्रकार हम आगे देखते जाते हैं। जब हम यूनिट 6 पे आते हैं, अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन टफ, 4 क्वेश्चन टफ और 10 क्वेश्चन क्या है? इजी और सिंपल। लेकिन अभी हम यदि 2020 और 21 का पेपर देखें तो जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो इन डेप्थ क्वेश्चन आते जा रहे हैं। अब बहुत ना सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं और यहाँ पे जो आपको लिखे दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर लिखे दिख रहे हैं। जैसे अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 65 और 75 2021 के पेपर में, अब यहाँ पे देखिए विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया। अब यहाँ पे अपन देखें तो एक डेट फिर सितंबर, दिसंबर। तो हम कितने भी बार ऐसे क्वेश्चन करना लिए हमने, बट कहीं ना ऐसे क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी क्या होती जाती है हमारे साथ? बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा
इकोनॉमी से क्वेश्चन हो जाता है। सिमिलर बेसिस पे हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए एमपी से जो गलत होने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सामान्यतः इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे ना हमसे एकदम किसी के बारे में पूछ लिया जाता है, ये मुख्यमंत्री कौन से रहे हैं, इनमें से कौन हरियाणा का गवर्नर रहा है, फिर कौन मध्य प्रदेश का गवर्नर बन रहा है। इन क्वेश्चन के गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटोम स्पीकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। अब इतनी जानकारी ना सामान्यतः हमें किसी किताब में नहीं मिल पाती है। तो क्या होना चाहिए, हमें बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। यदि पीएससी का प्री का पेपर देने 3 लाख विद्यार्थी या अभ्यर्थी आ रहे हैं तो अब यकीन मानिए सिर्फ 10 ही लोग होंगे जिन पे बन रहा है, बाकी सबके तुक्के लग रहे हैं। तो हमें उस 10 में नहीं आना है, हमें बाकी बचे हुए 2,99,990 व्यक्तियों में शामिल होना है जीवन में। जितना ज़्यादा हम भीड़ तंत्र का हिस्सा रहेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितना ज़्यादा हम एलिटिस्ट क्लास में आते हैं उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ क्या होती जाती है, हमेशा कम होती जाती है। तो इससे हमें समझ में आ चुका है कि क्वेश्चंस का लेवल हमारे यहाँ पे किस टाइप से पेपर टू पेपर वेरी हो जाता है। हम यूनिट 7 में आते हैं। तो यूनिट 7 आप सभी को पता है, हमारी साइंस टेक के बारे में है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन टफ आया था, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल थे। सिमिलर बेसिस पे हम यूनिट 8 में आते हैं, करंट अफेयर वाली यूनिट में। तो 2 क्वेश्चन टफ थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल चल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 9 और 45। फिर दोस्तों हम यूनिट 9 पे आते हैं तो हम पाते हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन टफ आया है, बाकी हमारे कंप्यूटर वाले सारे क्वेश्चन ईजी हैं। नेक्स्ट हम यूनिट 10 पे आते हैं तो हमें समझ में आता है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन टफ आए हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सही चल रहे हैं हमारे। तो इस एक जर्नल एनालिसिस से ना हमें ये समझ में आ गया कि जिस सब्जेक्ट पर हमें सबसे ज़्यादा काम करना है, तो पहला सब्जेक्ट हो जाता है हमारे पास एमपी, कि लगभग हमारे पास हर साल 30 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एमपी से, जिसको हमें किसी भी हालत में गलत नहीं होने देना है। जब हम सेकंड चीज को उठाते हैं तो हमें क्या समझ में आ जाता है, यूनिट नंबर 9। थर्ड चीज को देखते हैं तो यूनिट नंबर 10, और इनसे भी लगभग 8 से लेके 10 क्वेश्चन, 8 से लेके 10 क्वेश्चन। अगली चीज हम देखते हैं तो यूनिट नंबर 8, जहां पे 5 से लेके 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब यदि हम एमपी ले लें, यूनिट 9 को ले लें, यूनिट 10 को ले लें और यूनिट 8 को ले लें, तो ये चारों यूनिट मिलके ना कहीं हमारे लिए 50 नंबर दे देती हैं। जबकि यदि हम पढ़ने के लिए देखें तो अधिकतम हमारे लिए यहाँ पे 400 से लेके 500 पेज पढ़ने पड़ते हैं। जबकि हम सेम चीज हिस्ट्री में जाएं या यूनिट 2 को देखें तो वहाँ अकेले हम लगभग 600 से लेके 800 पेज पढ़ते हैं, और वो हमें नंबर कितने देने वाली होती है, 6 से लेके 8। क्वेश्चन भले 10 आते हैं, 2-3 का लेवल इतना टफ होता है कि उसको जनरली पढ़ाने वाले टीचर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट की बात तो बहुत ही दूर हो जाती है उस कंडीशन में। तो ये हमारे लिए 21 के एनालिसिस से समझ में आया। सिमिलर बेसिस पे यदि हम 20 के एनालिसिस देखें तो फिर वही सेम चीज निकल के सामने आती है कि जो इजी क्वेश्चंस थे वो टोटल कितने थे हमारे पास, 44। जो मॉडरेट थे वो कितने थे, 28। जो टफ क्वेश्चन थे वो कितने थे, 28। वही से हम अपन एनालिसिस को देखें तो इजी और मॉडरेट मिला के कितने हो रहे थे, 72, और कट ऑफ कहीं इसी नंबर के आसपास था। तो एक चीज हमारे लिए समझ में आ चुकी है और जो 100% कंफर्म हो चुकी है कि जो पीएससी का कट ऑफ डिसाइड होता है वो कभी भी टफ क्वेश्चन से डिसाइड नहीं होता है, वो किससे डिसाइड होता है, इजी और मॉडरेट से। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट है और जो बहुत ज़्यादा थॉरोली पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जो नॉलेज लेवल पर नहीं जा पा रहा है, अपने आप को सिर्फ इंफॉर्मेशन की स्टेज पर रखे हुए हैं, यदि वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को भी पूरा रूप से सही करें तो उसके प्री निकलने के चांसेस 100% हैं।
कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसका प्री उससे रुकवा सकती है यदि उसने अगले आने वाले 90 दिनों का अच्छे ढंग से पूर्ण रूप से उपयोग किया हो। अब यहाँ पे यदि हम यूनिट वाइज यूनिट देखें तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि जो एक साइकिल चल रहा था वो कॉमन साइकिल नहीं है। फिर यहाँ पे 10 क्वेश्चन वाला इक्वल डिवीजन नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं यूनिट 7 से 14 क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनिट 6 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट 1 से 9 क्वेश्चन। यदि इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो हम और कुछ समझ में आता है कि जब भी हम यूनिट 1 की बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन क्या आते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही टफ आता है। यूनिट 2 में आते हैं तो सबको पता होगा दोस्तों 2020 में जो हिस्ट्री का पेपर था उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो एक सामान्य विद्यार्थी पर बन रहे थे, जबकि यदि हम कुल प्रश्नों की संख्या देखें तो कुल प्रश्न यहाँ पे 11 आए थे और 9 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे लोगों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। और मैं विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शिक्षक होने के नाते मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि शिक्षकों का भी यही हाल था कि हमारे लिए भी आंसर की बनाने के लिए 10 बार ढूंढना पड़ रहा था कि अरे ये कहाँ से आ सकता है, इसका सोर्स क्या हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया था कि 2020 के पेपर के बाद मुझे अंदर से ऐसा लगा था कि शायद आयोग की ये मंशा है कि हम लोग इतिहास को भूल जाएं, एक नया इतिहास लिखेगा, एक नया इतिहास चलेगा जिसको हमें पढ़ना है और पुराने वाले को भूल जाएं। सिमिलर बेसिस पे यूनिट 3 में आते हैं हम और एमपी की ज्योग्राफी में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन टफ आता है। सेम यूनिट 5 में आते हैं तो यहाँ भी एक ही क्वेश्चन टफ आता है। तो इससे ना हमें फिर वही चीज़ समझ में आ जाती है कि एमपी वाला पार्ट सिंपल आ रहा है, उससे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। हम यहाँ पे यूनिट 6 में आते हैं तो फिर टफ क्वेश्चनों की शुरुआत हो जाती है। परफेक्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 6 37, क्वेश्चन नंबर 10 72 to 73। एक बार अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 72 और 73 का लेवल क्या था 2020 के पेपर में, तो इससे में और चीज़ें विस्तृत रूप से समझ में आ जाएंगी। सिमिलर बेसिस पे हम जब यूनिट 7 को देखेंगे तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टफ क्वेश्चनों का नंबर थोड़ा सा बढ़ चुका है। और जिन भी दोस्तों ने 2020 का पेपर देखा होगा उनको ये सारी चीज़ें याद होंगी। जैसे ही हम यूनिट 8 पे आते हैं करंट अफेयर में, फिर देखते हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन टफ आया है। उस क्वेश्चन को हम देखते हैं एक बार कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो टफ था। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 आया था पॉलिटी से कि निम्नलिखित राज्यों की, बेसिकली हमारे लिए ना इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर और वो किस किस स्टेट के सीएम रहे हैं उसको मैच कराना था। अब जनरली जिन लोगों का ना पॉलिटी में इंटरेस्ट रहता है या जो लोग ना थोड़ा सा कीन इंटरेस्ट रखते हैं वो तो कहीं ना इन चीज़ों को मैच करा के एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन जो लोग रहते हैं कि जो अपने आप को किताबों तक रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं या बहुत एक्स्ट्रा सोर्स को रेफर नहीं करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका था। सिमिलर बेसिस पे हम यदि आगे देखें तो मैं और चीज़ें समझ में आती है। अब जैसे यही एक क्वेश्चन था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार की न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है। बेसिकली एडिशनल और एडहॉक के बारे में बात थी। तो जिस किसी इंसान ने लूसेंट से पढ़ा है तो उस पर इस क्वेश्चन को बनने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो भी दोस्त लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ चुके होंगे उनके लिए फैक्ट बहुत आराम से याद हो जाते हैं दिमाग में। अब वही हम देखें कि अगला क्वेश्चन फिर आया था हमारे पास इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक से कि एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक से प्रभावी रूप से पेश किया गया है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो हमारे यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, उससे हर साल 2 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। और उसमें से भी एक क्वेश्चन वो होगा जिसके बनने की पॉसिबिलिटी -10% चल रही है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इनको बनने की पॉसिबिलिटी -10% है। तो इस एक क्वेश्चन के लिए तो दिमाग क्यों लगाना? अपने आप पे भरोसा रखो कि यदि हम पे 20 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो एक 21वां और सही। और ये बहु क्वेश्चन नहीं है जो आपका कट ऑफ डिसाइड कर रहा होगा, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि कट ऑफ डिसाइड करने के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं,
एक है इजी क्वेश्चंस और दूसरे मॉडरेट। चलिए हम वापस से आते हैं अपनी एनालिसिस वाले पार्ट पे और हम समझते हैं अगली चीज को कि फिर यहाँ पे हमने यूनिट 10 को देखा और हमें कुछ चीज़ें समझ में आई हैं दोस्तों। तो इस पूरी एनालिसिस के बाद ना हमें दिमाग में ना 3-4 चीज़ों को बहुत अच्छे से रखना है और जिसके बेसिस पे हमें अपनी रणनीति को बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे लिए वो क्या है कि डेली हमें क्या पढ़ना है, लगभग 2 से 3 घंटे एमपी पढ़ना है। क्यों? एमपी हमारे लिए लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास सही करके देने वाला है। सेकंड नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 9 जो लगभग 8 के आसपास क्वेश्चन देगी। फिर हमें क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 10 जो फिर 8 के आसपास क्वेश्चन देगी। फिर हमें प्री के एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ना है यूनिट 8 जो लगभग 6 क्वेश्चन सही देगी। इसके बाद हमारे लिए जो सिंपल यूनिट है वो हो जाती है यूनिट 4 जियोग्राफी जो लगभग 10 क्वेश्चन सही देगी। और अगली चीज समझ में आती है जिसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो है यूनिट 6 में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जिसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट बहुत कम है। तो यदि दोस्तों हमने एमपी यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 8 और यूनिट 4 को बहुत अच्छे से कर लिया है तो आप अपने आप पे यकीन रखिए 60 नंबरों की पूर्ण तैयारी आपकी हो चुकी है। अब बाकी लड़ाई सिर्फ अगले 20 नंबर की है जो हमारी प्रीलिम्स के लिए डिसाइडर होंगे और जिसके बेसिस पे किसी आदमी का प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा। अब जो अगली क्वारी हमारे दोस्तों के दिमाग में आती है तो वो आती है किताबों की कि किस किताब से पढ़ना चाहिए, किस किताब से नहीं पढ़ना चाहिए। फिर यहाँ पे भटकाव बहुत होता है कि जनरली पहले अटेम्प्ट वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो ना थोड़ा सा बहक जल्दी जाते हैं। कभी इस सीनियर से जाके पूछते हैं, कभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यू पूछते हैं देखते हैं, कभी अपने मार्गदर्शक या शिक्षकों से पूछते हैं। तो अलग अलग टाइप के सोर्स मिलते हैं। फिर एग्जाम के पहले कई बार ऐसी बातें होती हैं कि एक फलां किताब आई है और पिछली बार उससे 30 क्वेश्चन आए थे, इस बार फिर 30 क्वेश्चन आ जाएंगे और जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए बहुत बड़ा घाटा होगा। तो इन सारी चीज़ों को से बचने का सबसे आसान तरीका है कि अभी आप लोग एथिक्स में जब आएंगे तो अरविंदो घोष के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला है दिमाग को ना सच्चिद आनंद की अवस्था में पहुंच जाना चाहिए या वी शुड स्ट्राइव फॉर एटर्नल हैप्पीनेस। एटर्नल हैप्पीनेस क्या होती है कि जो है उसी में संतुष्ट हो जाओ। जितना इधर उधर देखोगे उतना ज़्यादा जीवन में दुख होता रहेगा, उतने ज़्यादा गम में जाते रहोगे। तो हमें क्या करना है, लिमिटेड सोर्स को रख देना है और उसी को हमारे लिए भगवान मान के पढ़ते जाना है। और हम तो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं कि जहाँ पे हमारे यहाँ बोला जाता है कि कण कण में भगवान होता है। आप एक बार श्रद्धा पूर्वक सिर झुका के तो देखो। तो सिमिलर बेसिस पे हर किताब में सिलेक्शन कराने का पोटेंशियल है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखिए, उस किताब पे भरोसा रखिए और उस लेखक पे भरोसा रखिए कि जिसने उस किताब को लिखा है। तो यदि दोस्तों हम यहाँ पे यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 के लिए चाहे हिंदी माध्यम वाले हों या इंग्लिश माध्यम वाले हों, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे सोर्स कम हो जाते हैं। तो बेटर है कि हम अपने आप को पुणेकर या परीक्षा धाम तक लिमिटेड कर दें। तो पढ़ने के लिए हमारे लिए कौन सी किताब होगी, पुणेकर या परीक्षा धाम। और ध्यान रखिए दोनों किताबें उठा के नहीं पढ़नी है। यदि पुणेकर से पढ़ते आ रहे हैं, पुणेकर बहुत अच्छी है, नहीं पढ़ते आ रहे हैं, परीक्षा धाम से पढ़िए और अच्छी है। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे, परीक्षा धाम पर। अगले टॉपिक पे आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर। तो अब जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, इसको हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाती है एंशिएंट और मेडिवियल और सेकंड हमारे पास हो जाती है मॉडर्न। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप कहाँ पे आकर रुक जाइए, लूसेंट में, क्योंकि समय अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। और बाकी जो पुराने खिलाड़ी हैं तो आप जिन भी किताबों से पढ़ रहे हो उन्हीं किताबों को कंटिन्यू करते जाइए या फिर आप दृष्टि की किताब को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे सोर्सेस हैं इसमें। जब हम मॉडर्न इंडिया पे आते हैं तो नए खिलाड़ी लूसेंट पे आकर रुक जाएं और जो पुराने खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या है सोर्स हमारे पास, स्पेक्ट्रम। जब हम प्रैक्टिस बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे घटना चक्र इलाहाबाद पब्लिकेशन का क्वेश्चंस का कलेक्शन आता है
जिसका नाम होता है घटनाचक्र प्रीव्यू या घटनाचक्र पुनरावलोकन। तो यहाँ पे मैं एक विशेष एडवाइस दूंगा, बिल्कुल मत भटकिए इस किताब की तरफ उस किताब की तरफ। आप किसी भी किताब में जाएंगे घटनाचक्र से कम ही प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सबसे अच्छा सबसे बेहतर सोर्स कौन सा हमारे लिए यहाँ पे घटनाचक्र प्रीव्यू। जब हम यूनिट 3 की तरफ आते हैं जियोग्राफी ऑफ एमपी, तो उसके लिए फिर वही सोर्स हो जाएगा पुणेकर या परीक्षाधाम। और प्रैक्टिस बुक कौन सी हमारे लिए, परीक्षाधाम की ऑब्जेक्टिव। यूनिट 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए फिर अपनी लूसेंट या फिर बर्नवाल, इंडियन जियोग्राफी के लिए लूसेंट या पेरियार पे जा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान ना एटलस पे दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं ना वो एटलस से मार्किंग के बेसिस पे आ जाते हैं कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में कौन सा खनिज किस जगह पे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें ना एटलस के माध्यम से बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाती हैं। फिर हम इसकी प्रैक्टिस बुक पर जाते हैं, तो वही सोर्स घटनाचक्र प्रीव्यू आ जाता हमारे लिए। सबसे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक सोर्स यही है। जब हम यूनिट 5 और पार्ट ए पे जाते हैं, पॉलिटी ऑफ एमपी, तो वही सोर्स पुणेकर और परीक्षाधाम, और प्रैक्टिस बुक भी परीक्षाधाम की ऑब्जेक्टिव किताब। जब हम इकोनॉमी के एमपी की इकोनॉमी में जाते हैं, तो यहाँ पे वही मोस्टली काम हो जाता है पुणेकर और परीक्षाधाम से। और कुछ टॉपिक कवर करते हैं हम एमपी के इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। जैसे कभी कभी सामान्यतः प्रश्न आ जाते हैं हमारे पास कि सरकार का इस क्षेत्र के लिए बजट क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम जनरली इससे कवर कर सकते हैं, या फिर जो भी प्री के जस्ट पहले तथ्यवाण जैसे पब्लिकेशंस हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर का अलग से पेपर निकालते हैं, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव बुक परीक्षाधाम है हमारे लिए। हम आते हैं यूनिट 6 पे। तो अभी तक हमारा काम लूसेंट से हो जाता था, जितनी भी पॉलिटी थी वो लूसेंट से बहुत अच्छे से कवर होती थी। लेकिन 2020 और 2021 में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सामने लूसेंट से हम सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे 12 के आसपास आ रहे हैं। तो मजबूरी बस मारे खदेड़े जैसे भी आपको पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, लक्ष्मीकांत, क्योंकि बिना लक्ष्मीकांत के हम पे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल अप एंड पे जाता जा रहा है। और प्रैक्टिस बुक से हमें घटनाचक्र प्रीव्यू। जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो सोर्स सिर्फ हमें क्या रखना है, लूसेंट। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, और क्वेश्चन की बुक इसके लिए कौन सी, घटनाचक्र प्रीव्यू। जैसे कि दोस्तों हमने अभी कुछ देर पहले समझा था कि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 आ रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन एक बहुत सिंपल है जो सभी पे बन जाता है, और दूसरे के लिए क्या है, होने के चांसेस -10% हैं। तो यदि मैं थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एडवाइस आपके लिए दूं तो मैं यही कहूँगा, इसके लिए बस ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाना है, ना तो किसी किताब से पढ़ना है, ना ही इसके लिए बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसका पैटर्न एमपी में है ही नहीं है। इवन आप देखिए कि मेंस में 2019 के सिलेबस तक पूरा 150 नंबर का एक इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ करता था, लेकिन 2020 के सिलेबस के बाद इकोनॉमिक्स 30 नंबर की एक यूनिट के फॉर्म में हमारे पास है, ना कि एक पूरे सब्जेक्ट के फॉर्म में। सेम हम यूनिट 7 पे आते हैं। तो जो कोर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उसके लिए लूसेंट पे जाएंगे आप। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के लिए आप दृष्टि या निर्माण को रेफर कर सकते हैं, और कुछ साथी एक सिंगल बुक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा सोर्स हो जाता है यहाँ पे फिर परीक्षाधाम। और जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छी चीज हमारे पास घटनाचक्र प्रीव्यू। हम यूनिट 8 को देखते हैं, तो करंट अफेयर एंड नेशनल अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा सेगमेंटेड स्टडी करनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एक वो नेशनल और इंटरनेशनल में डिवाइड हो जाते हैं, अगले एमपी के लेवल पे और नेक्स्ट स्पोर्ट्स के लेवल पे। तो जब भी हमें इन क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है, पहली चीज तो ये याद रखिए कि हमारा पेपर हो रहा है 21 मई को, मतलब लगभग हमारे पास
मार्च एंड तक का मान लीजिए आप, 10 अप्रैल तो नहीं जाएंगे अपन, मार्च एंड तक का करंट अफेयर हमारे पास आएगा। तो हमें आज की दिनांक से या आज के टाइम से करंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। रीजन क्या होता है कि ना लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप सभी ने सुना होगा, पहली चीज़ होती है लर्निंग और दूसरी चीज़ होती है रीलर्निंग। तो दोस्तों लर्निंग बहुत आसान होता है, आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से सीख सकते हो, लेकिन रीलर्निंग ना बहुत टफ हो जाती है। किसी चीज़ को एक बार गलत पढ़ लेना, फिर उसको भूलना और फिर उसको नए तरीके से याद करना सबसे कठिन कार्य माना जाता है। तो करंट अफेयर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आज की डेट में आपने याद कर लिया कि लंदन ओलंपिक्स में इसने इतने मेडल लिए थे, या फॉर एग्जांपल हम जनरली टेनिस की बात करें कि आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन का चैंपियन पढ़ लिया, आपने फ्रेंच ओपन का चैंपियन पढ़ लिया। अब जब तक प्री का एग्जाम हुआ और उसका चैंपियन बदल चुका था, तो कहीं ना कहीं दिमाग ना पुराने वाले को ज़्यादा ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसको हम पहले ऑलरेडी 20 बार पढ़ चुके हैं और नए को अब हम 20 बार पढ़ेंगे, तो दिमाग इसको इतनी जल्दी सेव नहीं कर पाता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइज आप सभी के लिए, करंट अफेयर हमें कब पढ़ना है? प्रीलिम्स के 1 महीना पहले, मतलब हम लोग लगभग 20 अप्रैल के आसपास से करंट अफेयर पढ़ना चालू करेंगे, जो बहुत आराम से 15 से 20 दिनों में हमारा कवर हो जाएगा। तो जब भी हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो निर्माण की अलग से एक खेल विशेष या स्पोर्ट्स स्पेशल मैगजीन आती है, तो उससे हमारा स्पोर्ट्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा। एमपी की बात करें यदि हम, तो या तो घटना चक्र पब्लिकेशन की यादें या फिर तथ्य बाण आता है, आप उससे कवर कर सकते हो। यदि इन सारी चीज़ों के बाद भी आपके पास कुछ समय है जीवन में, तो फिर आप ई दृष्टि से पढ़ सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। अब हम दोस्तों आते हैं यूनिट नंबर 9 पे। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, तो उसके लिए सबसे अच्छी किताब है परीक्षा मंथन, ठीक है। और जैसे ही हम आईटी और रोबोटिक्स पे आते हैं, तो या तो आप निर्वाण आईएएस की किताब से या फिर शुभम गुप्ता की पीडीएफ से इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए निर्माण की ही किताब मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल है। लास्ट पे हम आते हैं यूनिट 10 पे, जिसमें हमारे पूरे कमीशंस हैं। तो कमीशंस के लिए आप किसी भी एक किताब से पढ़ सकते हो, बट यदि हम एक अच्छा सोर्स देखें तो 2 सोर्स आते हैं हमारे पास, या तो निर्माण या फिर शुभम गुप्ता की पीडीएफ। और फिर इसमें यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे निर्माण की किताब आती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस सारी चीज़ों के बाद भी ना कुछ चीज़ें बचती हैं जो हमारे लिए लूसेंट के मिसलेनियस से कवर करनी है। किससे कवर करनी दोस्तों? लूसेंट के मिसलेनियस से। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है सभी के दिमाग में कि बुक्स कितनी याद करनी है या कितनी बुक्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे एक जनरल पैटर्न ये होता है कि आप लोग ना एंशिएंट और मेडिवल वाली बुक लिस्ट को अच्छे से याद कीजिए और मॉडर्न की बुक लिस्ट को स्किप कर दीजिए, क्योंकि जनरली जो हमारे एमपी का पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं तो वो हमसे एंशिएंट और मेडिवल की बुक्स पे ही पूछते हैं, और 80% टाइम जो क्वेश्चन होते हैं वो मेडिवल हिस्ट्री से ख़त्म हो जाते हैं, और वो भी जनरली सुल्तानेट पीरियड से। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं अगली चीज़ को। तो अभी तक हम 3 चीज़ें समझ चुके हैं इस पूरे डिस्कशन के दौरान। सबसे पहली चीज़, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कैसे करना है, कितनी देर करना है। सेकंड चीज़, हमने पैटर्न का एनालिसिस किया है। थर्ड चीज़, हमने बुक सोर्सेज को यहाँ पर रेफर कर लिया है। अब आते हैं हम अगली चीज़ पे, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी मेरे साथियों के लिए, और ख़ासकर पहला अटेम्प्ट देने वालों के लिए, कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, बस टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। सबके साथ हो रहा होगा डेली, कि डेली रात को एक टाइम टेबल बनता है कि कल सुबह 6 बजे उठूँगा और ये चीज़ पढ़ूँगा, लेकिन होता क्या है कि नींद खुलती है सुबह 7 बजे, फिर हम पढ़ाई करने नहीं बैठते हैं। फिर ना दिमाग में 2 घंटे गिल्ट चलती रहती है 9 बजे तक, अरे यार क्या करूँ यार, पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छूट गई, अब दिन खराब हो गया, ठीक है। फिर क्या सोचते हैं, अब 2 बजे के बाद पढ़ेंगे, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर सोचते हैं शाम की शिफ्ट में पढ़ेंगे, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर रात को 9 बजे पढ़ने बैठते हैं और दिमाग में अच्छा थॉट आता है कि अरे यार अब पूरा दिन खाली चला गया,
अब 3 घंटे और ख़राब कर लेता हूँ और कल से क्या करूँगा, बढ़िया सुबह 6 बजे से उठ के पढ़ूंगा और वो कल ना मेरी आ पाई है ना आपकी आने वाली है। सेकंड समस्या क्या होती है, हम टाइम मैनेजमेंट के नाम पे ना एक बहुत प्यारा टाइम टेबल बनाते हैं जहाँ पे लिखते हैं आई विल गेट अप एट 6 AM, ठीक है, फिर लिखेंगे 6:15 ब्रश दी टीथ, और हम ना एक कंप्यूटर माफिक अपना टाइम टेबल बना देते हैं। वहाँ पे हम लिखते हैं कि सुबह 8 बजे से 8:30 तक ही नाश्ता करने जाऊँगा, और अगले दिन फिर देखते हैं, फिर फॉलो नहीं हो पाता है। तो हमें ना ऐसे अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाने हैं। अपने आप पे भरोसा रखिए, आप इंसान हैं ना कि मशीन। एक टाइम के हिसाब से काम ना मशीन्स करती हैं ना कि इंसान। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग से हटाइए। टाइम मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने जो पुरानी पास्ट एनालिसिस की है, अब ना हम इसके बेसिस पे आगे बढ़ना चालू करेंगे। हम कोई भी एक एमपी की किताब खरीद के लाएंगे बाजार से, और अभी हमारे पास ना 90 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं दोस्तों? 90 डेज है हमारे पास, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं या फिर बिगाड़ के अगले साल पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे ना एक इस टाइप का टाइमर बना के लिख दीजिए, जहाँ पे लिखा होगा 90, 89 या फिर 1 to 90 की काउंटिंग, और डे काटना चालू करते जाइए। कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 90 दिन बचे हैं, तो एक दिन ख़त्म हो गया। कल डे नंबर 2, फिर डे नंबर 3। तो इससे ना अपने आप ही दिमाग में सिंसियरिटी आनी चालू होती जाएगी। दिमाग तो छोड़िए, मैंने दिल भी समझाएगा कि बेटा आप पढ़ ले, अब नहीं पढ़ा तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी। क्योंकि हो क्या रहा है ना, सबसे बड़ी समस्या ना हमारे पास हिसाब किताब ही नहीं है कि हम कितनी चीज़ों को कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना है आप सभी को कि एक ना अपना प्रॉपर डे काउंटर लगा देना है, और वो जो नेगेटिव चलना चाहिए कि 2 दिन जा चुके हैं, 3 दिन जा चुके हैं, 4 दिन जा चुके हैं। अगली चीज़ में क्या करनी है इसके बाद ना कि जो भी डे है ना उसको हम प्रॉपर डिवाइड करेंगे। कि जैसे हम एमपी में देखते हैं लगभग किसी भी बुक में तो 50 के आसपास टॉपिक मिलते हैं, तो हमें डेली का एक नियम रखना है स्टार्टिंग में कि हमें डेली एक टॉपिक कवर करना है। इससे मतलब डेली 2 घंटे के आसपास हमारे लिए क्या पढ़ना है, एमपी। चाहे कुछ भी हो जाए, डेली 2 घंटे एमपी पढ़ना है। अगली चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी यूनिट नंबर 9, तो डेली 1 घंटे के आसपास हमें क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 9। डेली 1 घंटे के आसपास यूनिट नंबर 10। तो टोटल हमारी पढ़ाई का 4 घंटे एमपी मर यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 पे जा चुके हैं। जब हम लास्ट के 1 महीने पे आएंगे तो यहीं पे 1 घंटे में ऐड क्या हो जाएगा, यूनिट नंबर 8। मतलब मुझे दिन का 5 घंटे सिर्फ इन्हीं टॉपिक के लिए देना है स्पेसिफिकली। अब इसके अलावा जो भी आपकी कैपेसिटी है डेली 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ने की, तो एक मेजर टॉपिक हमारे लिए और उठाना होगा दोस्तों। तो आप दिमाग में आज से एक बात मान लीजिए कि एक ऐसा नियम होता है, काफ़ी बड़े बड़े लोग रहते हैं वो ऐसी चीज़ कहते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य करना है तो यदि आप उसके लिए ईमानदारी से 1000 घंटे दे दो तो 1000 घंटों में कोई भी काम हो जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो 90 दिन हैं और 1000 घंटे हमें देने हैं उस काम के लिए, तो हमें बहुत ईमानदारी से डेली 12 घंटे के आसपास पढ़ाई करनी है। ये 12 घंटे 90 दिन किन के लिए हैं, जो पहले अटेम्प्ट वाले लोग हैं। जैसे जैसे आप वेटरन प्लेयर होते जाते हैं आपके डेज और आवर्स कम होते जाते हैं। इवन कई बार आपने देखा होगा कि जो काफ़ी आपके मजे हुए खिलाड़ी हैं मार्केट में या फिर जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं, तो वो सिर्फ 20 से लेके 25 दिनों की मेहनत में डेली 10 से 12 घंटे पढ़ के ही अपना एग्जाम क्रैक कर देते हैं। रीज़न क्या है कि उनको लाइफ में अब सिर्फ 300 घंटे चाहिए हैं, वो 700 घंटे का गैप है ना वो पहले ही भर चुके हैं। तो ये बात हो जाती है हमारी दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 6 बजे उठना है कि 7 बजे उठना है। हमें टाइम टेबल ये बनाना है कि फॉर एग्जांपल 18 तारीख को ये टॉपिक पढ़ूंगा, 19 को ये टॉपिक पढ़ूंगा, 20 को ये टॉपिक पढ़ूंगा, 22 को ये टॉपिक पढ़ूंगा,
25 मार्च को ये पढ़ रहा हूँगा, इवन 20 मई को मैं कौन से टॉपिक पढ़ूंगा। हमें टाइम टेबल में ये सारी चीज़ें बनानी है, हमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, ना कि आवर्स को डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ पे आते हैं, टेस्ट सीरीज। तो सबसे जेन्युइन डाउट यही आता है कि कितनी टेस्ट सीरीज देनी है, किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज देनी है। मार्केट में एकदम उड़ती हुई खबर आती है कि यार उसकी टेस्ट सीरीज से 25 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इस बार 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे जिनके क्लेम बहुत बड़े बड़े होते हैं कि पूरा पेपर हमारे यहाँ से आया है। कुछ लोग तो ये बोल देते हैं कि आयोग को पेपर हम ही ने बना के दिया था। तो हमें ना इन सारी चीज़ें भटकना नहीं है। तो टेस्ट सीरीज के लिए हमें दिमाग में 2 चीज़ों को बस ध्यान में रखना है। पहली चीज़ क्या है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। हमें उस किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है जहाँ पे ऊट पटांग फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, जहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं आती हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस में क्या होती है, क्वालिटी होती है। और सेकंड चीज़, जहाँ पर एनालिसिस या फिर आंसर की या फिर डिस्कशन बहुत अच्छे से हो रहा हो। रीजन क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग ना उत्तर को ही फैक्ट मान के पढ़ने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार परिस्थितियों के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर कुछ हो सकता है उस क्वेश्चन का, लेकिन रियल में उसका एक्सप्लेनेशन अलग होता है। तो जब तक हम उसकी डिटेल्ड एनालिसिस को नहीं समझ पाएंगे उस पेपर की, तब तक हमारे लिए उसकी यूटिलिटी नहीं है। सेकंड चीज़, कितने नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, जो मैंने आपको घटनाचक्र, प्रीव्यू, परीक्षा धाम के क्वेश्चन बैंक बताए हैं, तो लगभग 20,000 के आसपास प्रश्न इनसे बहुत आराम से हो जाते हैं। इसके बाद हमारे लिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें लगभग 15 से लेके 20 टेस्ट हो रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आवश्यकता जीवन में बिल्कुल नहीं है कि 20,000 क्वेश्चन है, 2,000 क्वेश्चन है, 22,000 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ना 1-2 गलतियों से हम सभी दोस्तों को बचना है। पहली चीज़ कि हमें ना बहुत सारी कोचिंग के टेस्ट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ पर्सनली बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ देखी है कि वो लोग ना टेस्ट को पढ़ने के चक्कर में कोर बुक्स को भूल जाते हैं। कि आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग ये गलती करते रहते हैं कि वो मल्टीपल कोचिंग के टेस्ट ही टेस्ट करते रहते हैं सॉल्व। उनको ये लगता है कि इन टेस्टों को करने से मेरे क्वेश्चन आ जाएंगे, जबकि क्या होता है मार्केट में एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा होता है। तो उस वजह से क्या होता है, नंबर आपके 70-80 बने रहते हैं, लेकिन जब आप प्री का एग्जाम देने जाते हो तो वही स्कोर घट के आपका 50 से लेके 60 पे आकर रुक जाता है। तो हमारे लिए क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और 15 से लेके 20 टेस्ट वाली कोई भी एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे लोभ इसलिए नहीं करना है क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम फोटोकॉपी की दुकान से टेस्ट लाके कर लेंगे। उसमें समस्या क्या हो जाती है कि हम ना कभी कंटिन्यूटी में आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम कहीं टेस्ट देने जाते हैं और वहाँ पे हमें दिखता है कि अच्छा 3 दिन में ये टॉपिक पढ़ना है, 4 दिन में ये टॉपिक पढ़ना है, अब अच्छा फुल सिलेबस टेस्ट देना है, तो चीज़ें ना एक सिस्टमेटिक वे में रिवाइज होती जाती हैं, एक ना डेली डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में। तो इसलिए टेस्ट सीरीज हमारे लिए यहाँ पे मस्ट हो जाती है। अब अगली चीज़ पे हम आते हैं कि कोई अलग से क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए कि ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे पर्सनल डिस्क्रिप्शन वाली बातें आ जाती हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत सारे डाउट हैं, मैं किताबों से सेल्फ स्टडी करता हूँ तो मेरी चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पाती हैं, या मुझे अभी तक बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं, तो बिल्कुल आपके लिए क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। फिर भी यहाँ पे वही शर्त है कि पैसे का मोह नहीं देखना है। होता क्या है कि कई बार ना हम असर मतलब एक कहावत है काफ़ी प्यारी कि पैसे बचाने के चक्कर में हम ना हज़ारों को गिरा देते हैं। मतलब जीवन में आप 2-5 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज करके गलत जगह ना चले जाएं कि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस अभी पॉजिटिव थे उसको आप और नेगेटिव कर लें। ठीक है, तो जो भी आपके लिए लगे कि जो आपको क्वालिटी डिलीवर कर सकता है, जो आपके दिमाग को समझ सकता है, उस हिसाब की क्लासेस में आपको जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे अंत में हम देखें
और जिसके बारे में सबसे कम चर्चा होती है वो होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं स्ट्रेस की बात इसलिए ध्यान से करना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जिसने खुद एग्ज़ाम दिया हो, जिसने खुद उन रातों को जगा हो, जो खुद अपने टेस्टों को देखकर रोया हो, वही आदमी स्ट्रेस का मतलब समझ सकता है। बाकी सभी के लिए क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके बहाने हैं कि आप पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो एक बहाना बनाना है तो आपने उसको स्ट्रेस का नाम दे दिया। आपको ने साल भर मस्ती मजाक की है, अब इसलिए आपने उसको स्ट्रेस का बहाना दे दिया। आपके लिए घर वालों से कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की डिमांड है, उसको आपने स्ट्रेस का नाम दे दिया। फिर बहुत सारे लोग अभी अपने कंधा पद्धति चलने लगी है, जो भी युवा लोग हैं वो जानते होंगे कंधा पद्धति क्या होती है। तो कंधा पद्धति पर जाना है तो उसको स्ट्रेस का नाम दे देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आदमी ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, चाहे फिर वो मैं हूँ या फिर आप हो। और जब जब परफॉर्मेंस की स्ट्रेस आएगी तो दिमाग बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास्ट से लिंक होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फ्यूचर से लिंक होती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी एडवाइस क्या है, प्रेजेंट पर रहिए, बिल्कुल पास्ट पर मत जाइए, बिल्कुल फ्यूचर का मत सोचिए। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रहना हम सबके लिए दोस्तों, प्रेजेंट पे आके रुक जाना है। अगली चीज़, थोड़ा सा यहाँ पे ना हम टेक्निकल होंगे और आपके लिए ना मेडिटेशन पे हम जाएंगे। अब मेडिटेशन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है शांत कमरे में, अंधेरे कमरे में, या फॉर एग्जाम्पल सनराइज के साथ पद्मासन में बैठना है, ओम का उच्चारण करना है। मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि हमें अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना है। धीरे धीरे इनहेल करिए, धीरे धीरे एक्सहेल करिए, धीरे धीरे इनहेल करिए, धीरे धीरे एक्सहेल करिए। ये क्या होता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा पार्ट होता है। सेकंड चीज़ कि हमें ना एक कॉस्मिक पावर पे बिलीव करना चाहिए दोस्तों। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, आप भगवान को नहीं मानने वाले हो, आप भगवान को मानने वाले हो, आप यकीन रखिए ब्रह्मांड में एक ना एक ऊर्जा है, ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो हम सभी को बांधे रखे हैं। तो शक्ति पे भरोसा रखिए और उसके लिए बार बार अपने आप को समझाइए कि एक एनर्जी मेरे साथ है जो मेरे लिए सब अच्छा करेगी और चीज़ें बहुत आराम से अच्छी होती जाइए। ऐसा हमारे धर्म में बोला जाता है कि जीभ में या जुबान पर दिन में एक बार सरस्वती देवी जी विराजित होती हैं और उस वक्त हम जो कहते हैं हमेशा सही होता है। तो दिन भर अपने आप से कहते रहिए कि मेरे प्री में कितने नंबर आएंगे, 160 नंबर आएंगे। हम लोग क्या बोलते हैं भगवान से कि भगवान प्री क्वालिफाइड करवा दो। हमें आज से नहीं बोलना है प्री क्वालिफाइड करवा दो, क्योंकि भगवान को भी नहीं पता कट ऑफ क्या है। क्यों? क्योंकि हमारा आयोग बहुत बलवान है, कितने क्वेश्चन डिलीट करेगा, कितने के मल्टीपल आंसर मानेगा, किसका आंसर क्या मानेगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, दिन भर अपने आप से कहिए हमें 160 नंबर लेके आने हैं। और मैं तो कहूँगा आज ही दीवार पे लिख देना कि मेरे प्री में कितने नंबर आ रहे हैं, 160। ठीक है, कितने नंबर लिखने हैं, 160 लिखने हैं, ताकि हम अपने आप मोटिवेट बने रहें। आए ना आए अपनी बात है, लेकिन अच्छा सोचने में क्या जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़, जब हमें स्ट्रेस होती है ना तो हम थोड़े से ना यहाँ पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। कुछ भी कोई दोस्त बोलता है ऑफेंड हो जाते हैं, घर वालों पे हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे बेहतर क्या है, बढ़िया घर वालों से सारी बातें करिए, डेली माँ बाप से बातें करिए, बिल्कुल दोस्तों से कट ऑफ मत होइए, अपने दोस्तों के साथ रहिए। डेली एक टाइम बनाइए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे दोस्तों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, हंसी मजाक करेंगे। यदि आप थोड़े से नेचर लवर या प्रकृति प्रेमी हैं तो बढ़िया किसी पार्क में जाइए, एक 10 मिनट की प्यारी सी वॉक लेके आइए, काफ़ी अच्छा लगता है। यदि वेब सीरीज देखने वाले लोग हैं तो दिन में आप टाइम फिक्स कर सकते हैं, आधे घंटे एपिसोड देख लिया करूँगा। ठीक है, कुछ भी करने वाले लोग नहीं हैं तो बढ़िया मंदिर जाइए, कम से कम 10 मिनट भगवान की मूर्ति को निहारिए। और मैं फिर समझाऊंगा, किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म के भगवान पे भरोसा रखिए, 10 मिनट जाके देखिए, अपने आप ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा आज आपके साथ डिस्कशन था। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काम की होंगी। अब दोस्तों एक बार हम जल्दी से कोई रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें प्रॉपर स्ट्रेटजिक तरीके से पढ़ना है, पास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करना है, उसके बाद पढ़ना है।
मेन फोकस MP, यूनिट 9, यूनिट 10 और सबसे लास्ट में करंट अफेयर पर रखना है। जियोग्राफी वाला पार्ट बहुत सिंपल होता है, उसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। पॉलिटी का लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा लक्ष्मीकांत पे जाना पड़ेगा हमारे लिए अब, ठीक है। अगली चीज़, टेस्ट हमारे लिए 15 से 20 देने हैं। यदि आपको लगता है प्री के लिए किसी क्लास की आवश्यकता है तो आप कोई भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा काम की चीज़ क्या है कि अपने आप पे भरोसा रखिए, बढ़िया भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। जो भी आपका अच्छा बुरा है अपन खुद ही करने वाले हैं, बस घबराना नहीं है, बस स्ट्रेस नहीं लेना है और थोड़ा सा स्ट्रेटजिक तरीके से पढ़ना है। जितना ज़्यादा हम हार्ड वर्क करेंगे सिलेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ेंगे, हमें काम स्मार्ट वर्क करना है। सबने एक वो ऐड देखी होगी ना कि वो कौआ कंकड़ डालता है पानी पीने के लिए, फिर एक स्प्राइट की ऐड आई थी, उसमें वो कौआ ना स्ट्रॉ डाल देता है। तो अब लाइफ में ना कंकड़ से काम नहीं बनना है, काम किससे बनना है हमारे लिए, स्ट्रॉ से। तो लाइफ में स्ट्रॉ को ढूंढिए अपनी कि किसके थ्रू मैं चीज़ों को अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो और इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम पे जाके हमारे लिए फॉलो कर सकते हैं। यदि डेली आपके लिए क्वालिटी वाला अच्छा कंटेंट चाहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ना है या आपको लगता है हम किसी प्रकार आपकी मदद कर सकते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के सत्र को मैं यही समाप्त करते हैं। फिर भगवान से उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग इसी प्रकार स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एकदम हष्ट पुष्ट रहें। जय हिंद दोस्तों।